हेलो एवरीवन। तो आज हम डायबिटीज के बारे में बात करेंगे बहुत ही सिंपल लैंग्वेजेस में। ये पीपीटी स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि मैंने बहुत छोटे छोटे वीडियोस बनाए हैं डायबिटीज के ऊपर, क्योंकि डायबिटीज इज अ वेरी ह्यूज टॉपिक जो कि आप आधे घंटे में कवर नहीं कर सकते। तो इसमें मैंने सिर्फ कोविड से रिलेटेड किया है, बाकी वीडियोस बहुत जल्दी मैं अपलोड करूंगी, आप उसको देखें। और उसमें काफी चीजें ऐसी हैं, प्रैक्टिकल चीजें हैं, थ्योरी की नहीं है, क्योंकि मैं वीडियोस थ्योरी पे नहीं बनाती। तो आप उनको जरूर देखें इस सेशन के बाद। सो लेट्स स्टार्ट दी सेशन। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम ऑल ओवर द वर्ल्ड 10 करोड़ लोगों को डायबिटीज है। उसमें से 10 लाख लोगों की मृत्यु हर साल होती है। अब अगर मैं उन 10 करोड़ लोगों को भी डिवाइड करूं तो उसमें से जो 5 करोड़ लोग हैं, यानी कि 50% लोगों को पता है कि मुझे डायबिटीज है, और उसमें से 50% लोगों को नहीं पता है कि मुझे डायबिटीज है, जिसकी वजह से जो ये सेकेंड वेव आई, इसमें काफी लोगों की जान गई। तो सेकेंड वेव के बाद ऐसा देखा गया कि अब जो 5 करोड़ की पॉपुलेशन है डायबिटिक, उनमें दो टाइप के लोग हैं। सबसे पहले रेगुलर हो गए वो अपने लाइफस्टाइल पे, उसमें भी मतलब 5 करोड़ में भी 2.5 करोड़ लोगों को समझ आ गया कि अब मुझे लाइफस्टाइल प्रॉपर करने की जरूरत है। लेकिन आज भी 50% लोग अभी भी हैं जो इरेगुलर डाइट ले रहे हैं, इरेगुलर मेडिसिन ले रहे हैं, और अपनी हर 3 महीने में जांच भी नहीं करा रहे हैं HbA1c की। तो सेकेंड वेव या कोविड के बाद बहुत से अलग अलग टाइप की डायबिटीज देखी गई। सबसे पहले जिनको पहले से शुगर था उनका शुगर बहुत ज्यादा बढ़ गया। दूसरा कि आपको डायबिटीज कहीं छुपी बैठी थी, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था, लेकिन इस कोरोना के चक्कर में आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ा और आपको डायबिटीज हो गया। और थर्ड है स्टेरॉइड इंड्यूस्ड डायबिटीज। तो अगर मुझे फास्टिंग, जैसे कि मैंने पहले वाले वीडियोस में बताया है कि अगर मेरा फास्टिंग शुगर बढ़ा तो वो मेरी अनकंट्रोल्ड डायबिटीज की वजह से है, या मेरी कोई नई डायबिटीज जो पहले मुझे नहीं थी लेकिन अब हो गई है। ये अब मैं आपको ये भी बता दूं कि जो आपकी ये नई डायबिटीज है, या तो ये टेम्परेरी रहेगी कुछ महीने तक, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, ऐसा भी हो सकता है, और या तो वो परमानेंटली आपकी बॉडी में आप रह सकती है। और स्टेरॉइड इंड्यूस, जो कि मैंने पहले भी बताया है, उसका शुगर लेवल खाना खाने के बाद बढ़ता है। तो ये पीपीटी मैंने इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि अब पैंडेमिक है तो सबको अपना ध्यान रखना है। ये वो पॉइंट्स हैं कि अगर ये चीजें आपके बॉडी में हो रही हैं तो आपको ये ध्यान देना है कि हो सकता है कि इन फ्यूचर या कुछ सालों बाद आपको डायबिटीज हो जाए इस पैंडेमिक में। तो अगर आपकी उम्र या आपके बच्चे की उम्र 7 साल से ज्यादा है या 7 साल है और उनको बहुत ज्यादा मोटापा है, 20 साल के बाद एकदम से आपका वेट गेन बहुत ज्यादा हो गया, आपके मेंसेस तो खत्म हो गए, उसके बाद आपका वेट गेन हो रहा है, उसके बाद अगर आपकी हाइट से आपका, आपने जो कि मैंने पहले भी बताया है कि एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस, आपकी जो पेट का मोटापा है वो 80 सेंट, हेलो, हाँ, जो आपका पेट का मोटापा है वो 80 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप अपना हाइट मेजर करेंगे और आपका एब्डोमेन का जो सर्कमफ्रेंस है उसका हाफ होना चाहिए। वैसे ही एक एकॉन्थोसिस निग्रिगेंस है, वो मैं डायग्राम आगे बताऊंगी आपको। जैसे कि ये डायग्राम आप देख रहे हैं, अगर ये सारी चीजें आपकी बॉडी में हो रही हैं, ब्लैक मार्क्स आ रहे हैं अराउंड द नेक, अराउंड द आर्म्स, लिप्स के अराउंड भी, और आपके हाथों में भी, जॉइंट्स पे जो फेलेंजेस जॉइंट होते हैं उसमें भी अगर ब्लैक कलर हो रहा है तो आप अपना डायबिटीज चेक कराएं। हो सकता है, मैं ये बच्चों के बारे में भी बोल रही हूँ, कि हो सकता है कि आपको डायबिटीज हो रही हो या प्री डायबिटिक स्टेज में हो आप ना। अगर मैं कोविड से रिकवर हो गई हूँ, मुझे कोविड नहीं भी था, मतलब डायबिटीज नहीं भी हुआ, मेरा शुगर लेवल उसमें नहीं भी बढ़ा है, तो मैं फिर भी एक बार इन साइंस और सिम्टम्स पे ध्यान दूं कि अगर मुझे बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, मुझे बार बार वॉशरूम जाने की जरूरत पड़ रही हो, इसका एक अलग वीडियो है इसलिए मैं इसमें नहीं बता रही हूँ बहुत ज्यादा, लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि हो सकता है कि आपको कोविड के बाद डायबिटीज हुआ है, जो कि इनिशियल स्टेज में है, वो ठीक भी हो सकता है अगर आपने जल्दी पकड़ लिया।
सो अगर आपने रैंडम अपना ब्लड शुगर लेवल कराया और वो 200 से ज्यादा है या 200 भी है, तो आप डायबिटिक हो सकते हैं या है आपको। आपकी फास्टिंग शुगर, वैसे तो हम मानते हैं कि 80 से 100 के बीच में हम नॉर्मल मानते हैं, लेकिन कोविड के बाद अगर 126 से ज्यादा आपकी शुगर आ रही है तो हो सकता है आपको डायबिटीज हो गया है। खाना खाने के 2 घंटे बाद आपका शुगर लेवल 200 या 200 से ज्यादा है तो आप डॉक्टर को जरूर दिखाएं जाके। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपने HbA1c कराया और आपका 6.5 या उससे ज्यादा आया है तो आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। तो ये वैल्यूज एक बार में डिसाइड नहीं होती कि अगर एक बार आपकी वैल्यू आ गई तो आपको डायबिटीज है। बार बार हम ये टेस्ट कराते हैं और उसके बाद हम ये बोलते हैं कि हाँ आप डायबिटिक हैं। अब मैं आपको ये बता दूं कि नॉर्मल HbA1c जो कि 3 महीने का रिजल्ट बताता है हमें, वो कितना होना चाहिए। तो अगर आपको पहले से डायबिटीज नहीं है, आप नॉन डायबिटिक हैं, तो आपका HbA1c लेस देन 5.7 होना चाहिए। इफ यू आर डायबिटिक तो आपका HbA1c लेस देन 6.5 होना चाहिए। अब यहाँ पे बहुत लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि मुझे ऐसी मेडिसिन क्यों नहीं देते कि मेरा HbA1c 5.7 जो कि नॉर्मल लोगों का है वो वैसा हो जाए। तो नहीं, मैं ये एक बात बताना चाहती हूँ कि इसको हम इतना नॉर्मल नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे ज्यादा डर डायबिटिक पेशेंट्स में होता है हाइपोग्लाइसीमिया का, जो कि ज्यादा डेंजरस है। आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन वो ज्यादा करता है। तो इसलिए हमारा टारगेट होता है कि जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनका जो HbA1c होगा दैट शुड बी लेस देन 6.5। जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनको लेस देन 6 HbA1c रखना है अपना। एंड जो एल्डर पर्सन हैं उन मोर देन 80 उनको अपना HbA1c लेस देन 8 रखना है। इसमें भी काफी कंडीशंस होती हैं, जैसे कि अगर मैंने किसी से पूछा, कोई भी एक है जिनकी एज मोर देन 65 है, मैंने उनसे पूछा कि हाउ ओल्ड आर यू, तो उन्होंने बोला आई एम स्टिल यंग, मैं तो अभी भी जवान हूँ। तो आप समझो कि उनको अपना टारगेट लेस देन 7.5% रखना है, क्योंकि अभी वो फिट है। सेकंड, जो मॉडरेटली इल पेशेंट्स होते हैं जिनको डायबिटीज के अलावा भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, दूसरी डायबिटीज की वजह से दूसरी बीमारियां हो गई हैं, जैसे रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथीज हो चुकी हैं, या फिर कोई दूसरी भी बीमारी है जिनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी लेस देन 10 ईयर्स है, उनको अपना HbA1c लेस देन 8% रखना है। एंड द पेशेंट हु आर बेड रिडन, जिनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 1-2 साल से ज्यादा नहीं है, काफी सीवियर इल है, उनका 8.5% भी HbA1c चलता है। ये नॉर्मल है। एडोलेसेंट्स एंड चिल्ड्रंस में नॉर्मली आपको लेस देन 7% है। थोड़ा सा बस डिफरेंस है एडल्ट से। अगर कोई बच्चे को कोमॉर्बिडिटीज हैं तो उनका HbA1c लेस देन 7.5% भी चलेगा। एंड इफ देर इज वेरी हाई कोमॉर्बिडिटीज, आपको SLE है, SLE के काफी सिम्टम्स हैं क्योंकि वो मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन करता है, तो आपका जो HbA1c है वो लेस देन 8% भी चलेगा। नाउ कुछ और भी कंडीशंस हैं जिसमें आपका HbA1c 8 और लेस देन 8 चलेगा। जैसे कि अगर आपको बहुत ज्यादा हाइपोग्लाइसीमिया की हिस्ट्री है, आप मेडिसिन लेते हैं और आपको बार बार हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। हाइपोग्लाइसीमिया मींस आपका शुगर लेवल लेस देन 70 हो चुका है। वैसे लेस देन 80 में मानते हैं, बट लेस देन 70 आजकल नया आया है। और अगर आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको माइक्रोवास्कुलर मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस हैं, कोई और कोमॉर्बिडिटीज है, और काफी सालों से आपको 20-25 साल से आपको डायबिटीज है, तो आपका HbA1c लेस देन 8% चल सकता है। आई एम सॉरी, मैं इसमें ये बोलूंगी कि लेस, आप इसमें ध्यान दो, 8 नहीं चलेगा। अगर HbA आपको बहुत लंबा डायबिटीज है, 10 से 15 साल हो चुके हैं, 20 से 25 साल हो चुके हैं, इधर मैंने लिखा है लेस देन 8%, मतलब 8 से कम होना चाहिए, 8 भी नहीं होना चाहिए। तो अगर आपका 8 है तो आप खुश ना हो, क्योंकि वो 8 से कम नहीं है। ये थोड़ा सा ये है, मैं बताना चाहूंगी कि कोविड में क्या होता है कि आपका शुगर लेवल बढ़ जाता है, तो बॉडी में जो एडिपोज टिश्यूज होते हैं, नॉर्मली
जब हमारी बॉडी में शुगर लेवल बढ़ता है, तो एक तो कोविड का इन्फ्लेमेशन है, ऊपर से शुगर लेवल जो बढ़ रहे हैं, ये लो ग्रेड सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन होते हैं, जो कि हमारी बॉडी में जो फैट सेल्स होते हैं उसमें इन्फ्लेमेशन होने लगेगा, उनका हाइपरप्लेजिया एंड हाइपरट्रॉफी होती है। मतलब एडिपोसाइट अगर मेरी फॉर एग्जांपल मेरी बॉडी में 5 है, जो कि बहुत ज्यादा है, बट वो 10 हो जाएगा, मतलब उसका नंबर तो बढ़ेगा, साइज साथ में उसका साइज भी बढ़ जाएगा। अगर वो 2 सेंटीमीटर है तो वो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो साइज भी बढ़ रहा है, नंबर भी बढ़ता है। उसके अलावा अब अगर सेल्स बढ़ेंगे तो उनको वेसल्स चाहिए, फीट मतलब उनको कहाँ से खून मिलेगा, ब्लड वेसल से मिलेगा, नहीं तो वो मर जाएंगे। तो जो बहुत ज्यादा जिनमें डेवलप हाइपरप्लेजिया हो रहा है, ब्लड वेसल्स वहां पे डेवलप होते हैं, उनको मिलता है। और जो दूर दूर के आपके एडिपोसाइट्स होंगे, जो फैट सेल्स होंगे, वो मरने लगेंगे, क्योंकि उनको ना ऑक्सीजन मिल रहा है, ना आपका ब्लड मिल रहा है, कोई न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है उन्हें। अब जो ये एडिपोसाइट्स मरने लगते हैं, जिनको हाइपोक्सिया हो रहा है, नेक्रोसिस हो रही है, वहां पे मैक्रोफेजेस आ जाते हैं। एक तो इन्फ्लेमेशन होगा, टीएनएफ अल्फा IL-6 आ जाएगा, जो कि मैं अपने बहुत सी वीडियोस में बता चुकी हूँ, ये सब इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं। मैक्रोफेज आता है, वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी कि अगर ये इन्फ्लेमेशन आपकी बॉडी में बढ़ा कोविड में उसके बाद भी कभी भी, एक तो ये आपका पेंक्रियास डैमेज करेगा, लिवर डैमेज करेगा, मसल, इंटेस्टाइन, एडिपोसाइट्स में, जैसे कि आपको बता चुकी हूँ। तो अगर ये साइटोकाइंस रिलीज हुए आपकी बॉडी में, जो कि मैंने आपको बताया था, टीएनएफ अल्फा, हल्दी में टीएनएफ अल्फा इनहिबिटर्स होता है, तो जो लोग हल्दी का सेवन करते हैं या काढ़ा पीते हैं, उनमें ये इनको इस साइटोकाइन को मार देता है। तो अगर ये टीएनएफ अल्फा मेरी बॉडी में बढ़ा, जो कि सबको इसका मतलब पता है, सबने कोविड में बहुत बार सुना होगा टीएनएफ अल्फा, ये बढ़ा तो इसने जो मेरे इंसुलिन का रिसेप्टर है उसको ब्लॉक कर दिया, इनएक्टिवेट कर दिया, जिसकी वजह से मुझे इंसुलिन रेजिस्टेंट हो गया। अब आप ये चीज समझो कि मुझे कोविड हुआ, मैं डायबिटिक थी, अगर मैं ओरल ड्रग्स पे थी तो मेरे अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंट हो गया, मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई या मैं घर पे भी थी, तो डॉक्टर ने मेरा इंसुलिन बढ़ा दिया। ठीक है, अब मेरे सिम्टम धीरे धीरे कम हो गए, मैं हॉस्पिटल में भी थी तो मैं अब नॉर्मल हो गई। तो इंसुलिन रेजिस्टेंट वापस भी आ जाता है। आप ये मत समझो कि ये परमानेंट डैमेज है। धीरे धीरे डॉक्टर्स पोस्ट कोविड, अभी भी कई लोग जिनसे मैं बात करती हूँ उनको अभी भी काफी ज्यादा इंसुलिन चल रहा है, क्योंकि सबकी अपनी बॉडी की कैपेसिटी होती है रिकवर होने की। तो आपका इंसुलिन लेवल धीरे 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 डॉक्टर अपने आप कम कर देगा, क्योंकि अगर इंसुलिन, कई लोगों ने कोविड के टाइम पे ये गलती करी कि नहीं अब तो मैं ज्यादा लूंगा क्योंकि डायबिटीज तो बढ़ा हुआ था, डॉक्टर तो कुछ भी बताता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर डॉक्टर ने आपका इंसुलिन बढ़ाया है तो मतलब आपको रेजिस्टेंट हो गया था कुछ टाइम के लिए, लेकिन अगर डॉक्टर ने आपका इंसुलिन कम किया है, आपके ड्रग्स कम किए हैं, तो आप बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। कई लोगों की डेथ हुई है हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से, उसका लिटरेचर है जो कि मैंने अपने दूसरे वीडियोस में शेयर भी किया है। उसके अलावा ये जो इन्फ्लेमेशन होता है, जैसे कि बॉडी में 2 टाइप के मैक्रोफेजेस होते हैं, एक M1 होता है, एक M2 होता है। तो एक अच्छा वाला मैक्रोफेज हो गया M2, अगर वो मेरी बॉडी में बढ़ा तो वो मेरी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करेगा। लेकिन जो M1 है वो गंदा वाला मैक्रोफेज है, वो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को बढ़ा देगा। तो इंसुलिन रेजिस्टेंट में ऐसा ही होता है कि आपका M1 मैक्रोफेज बढ़ जाता है, तो इसीलिए डायबिटिक पेशेंट्स में थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन, CRP थोड़ा ज्यादा रहता है, थोड़ा टाइम लगता है कम होने में। ये IL-6 से रिलेटेड होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंट इन कोविड जो डायबिटिक पेशेंट्स थे, अगर आपका IL-6 लेवल बढ़ा हुआ होगा तो उतना ज्यादा आपको इंसुलिन रेजिस्टेंट होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे भी लिखा कि वैल्यूज कम होगी, जैसे जैसे आप रिकवर होंगे वैसे वैसे आपका इंसुलिन लेवल ठीक होने लगेगा बॉडी में, तो डरने की जरूरत नहीं है। अब बहुत जगह पे, जो कि मैं छोटे शहरों की बात नहीं कर रही क्योंकि वहां पे शायद ये मिलता भी नहीं है, लेकिन जैसे कि रेटिनोपैथी होगी, आप, मैंने ये YouTube का लिंक डाला है, आप इसे ओपन करके देख सकते हैं कि इसको हम कैसे करते हैं। तो दीज आर दी लेंसेज जो कि अलग अलग आते हैं, इनको हम ओक्यूलर 28 डायोप्टर बाइनोक्यूलर इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी कहते हैं। जैसे कि आपने देखा इस डायग्राम में,
इस बच्चे ने लेंस को अपनी आंखों के सामने लगाया हुआ है, उसमें बच्चे का रेटिना दिख रहा है। ओके, अगर पैंडेमिक की बात कर रही हूं मैं, ये टेक्निक ज्यादा बड़े शहरों में ज्यादा लोगों ने करा, क्योंकि आप आंखें दिखा नहीं सकते थे, आप डायबिटीज की वजह से आपकी रेटिना डैमेज हो रही है, तो डॉक्टर ने उनको ये सिखाया कि ये लेंस आपने, इट्स लाइक अ कैमरा का लेंस, आप जूम करते हैं तो आपको दूर की चीजें भी अच्छी दिखती हैं, बड़ी बड़ी दिखती हैं। वैसे ही अगर आप ये लेंस लगाएंगे अपनी आंखों के सामने और आप इसको फोन से इसकी फोटो ले लें, जैसे कि आप सेल्फी लेते हो ना अपनी, वैसे आप सेल्फी ले लें, तो इसमें रेटिना की पूरी पिक्चर आ जाती है और डॉक्टर्स ने व्हाट्सएप पे अपने पास बुलवा लेते हैं कि रेटिना की आपकी क्या हालत है। तो जिनको डायबिटीज, थोड़ी सी शुगर बढ़ गई थी, उनके में भी ऐसा देखा गया कि रेटिना थोड़ा सा डैमेज हुए हैं, लेकिन बहुत कम परसेंटेज है, ज्यादा डरने की बात नहीं है ना। ये एक सिंपल फंडा है कि किडनी डैमेज, जो कि अगर मुझे कोविड हुआ, अगर मैं डिहाइड्रेशन हुआ, मुझे कोई भी इंफेक्शन था बॉडी में, इन्फ्लेमेशन, डायरेक्टली वायरस किडनी पे भी अटैक कर सकता है, या मेरा शुगर लेवल बढ़ा तो मेरा किडनी डैमेज हो सकता है। ये सारे कारण की वजह से आपका किडनी में इनिशियल फेज में डैमेज हो सकता है। तो आप कैसे पता करोगे घर में रह के? इतने सारे टेस्ट हैं, इतना सब कुछ है, कैसे? अगर जो मैं उन लोगों के बारे में बोलूंगी जो छोटे शहरों में रह रहे हैं, जहां पे आपको आज भी डॉक्टर्स इतने अच्छे से नहीं मिल पा रहे हैं, आप, एक सिंपल टेस्ट होता है सीरम केरेटिनिन, ये मैंने फॉर्मूला लिखा है जिसको जैसे कि ये निकालते हैं। सबसे पहले तो आपको आपका बेसलाइन सीरम केरेटिनिन पता होना चाहिए कि कितना है, जो कि सीकेडी के पेशेंट, जो किडनी के पेशेंट्स होते हैं उसमें थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है। तो इससे आप अपनी इनिशियल किडनी डैमेज पता कर सकते हैं, और कोई टेस्ट कराने की आपको जरूरत नहीं है किडनी के लिए। सबसे पहला जो टेस्ट करेंगे सीरम केरेटिनिन, अगर मैंने आज कराया, मैंने 2 दिन बाद कराया, अगर देर इज 0.3 मिलीग्राम परसेंट का बढ़ा, उसमें वैल्यू बढ़ी है, तो मतलब अभी रिसेंटली मेरी किडनी में डैमेज हुआ है। ये एक स्ट्रिप टेस्ट है जो कि लैब्स में भी यूज होता है, काफी लोग आजकल अपने घर में भी यूज करने लगे हैं, जिनकी नॉर्मल वैल्यू 0 to 20 होती है। सॉरी, मैं यहाँ पे मेंशन करना भूल गई। तो अगर 20 से ज्यादा है, उसमें भी लेवल्स होते हैं जो कि डॉक्टर डिसाइड करता है। तो आप अपने घर में भी ये टेस्ट कर सकते हैं कि अगर आपका 20 से ज्यादा आ रहा है, आप अपने घर में रखें। स्पेशली जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, जिनको काफी टाइम से डायबिटीज है, अब इनिशियल किडनी डैमेज का अगर आप पता कर लोगे, तो आप अपने आप को एक बहुत बड़ी मुसीबत से बचा सकते हैं। तो आपने ये लिया और टेस्ट किया, मोर देन 20 अगर आपकी वैल्यूज आई, तो आपको किडनी डैमेज स्टार्ट हो चुका है। इसके अलावा बहुत से टेस्ट हैं, एंडोथेलियल डिसफंक्शन, ये सब मैंने अलग वीडियोस में किया है, इसलिए मैं इसमें कवर नहीं कर रही हूँ। उसके बाद जो भी डायबिटिक पेशेंट्स अभी कोविड से रिकवर हुए हैं, या जो जिनको नई डायबिटीज हुई है, टेम्परेरी भी हुई है, तो आप ये ध्यान रखें कि आपकी बॉडी को टीबी और एचआईवी होने के चांसेस दूसरे लोगों से ज्यादा हैं। तो आपको अपना प्रोटेक्शन रखना है। अगर ये मास्क सिर्फ आपको कोविड से नहीं बचा रहा है, ये आपको ट्यूबरक्लोसिस से बचा रहा है, जो कि इसके चांसेस कोविड के बाद या कोई भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के बाद बढ़ सकते हैं। ये कुछ सप्लीमेंट्स है जो कि आप कोविड के बाद नॉर्मली भी जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो ये ले सकते हैं। कि हाँ, ये ऐसा स्टडीज में मैंने देखा काफी कि क्रोमियम जो कि ब्रोकली में, ग्रीन बीन्स में मिलता है। तो ऐसा नहीं कि आपको ब्रोकली, ग्रीन बीन सब कुछ खाना है, कि कोई एक भी चीज खाओगे आप, आपका लेवल अच्छा रहेगा। मैग्नीशियम जो कि ड्राइड बीन्स होते हैं, नट्स, सोयाबीन, पीनट, आप ये सब खाएं अपनी बॉडी में, इन सब का लेवल अच्छा रखें। विटामिन डी हो गया, जो कि मेथी का पानी, काफी लोग कहते हैं कि अच्छा है, तो मैंने भी ये ढूंढा, काफी स्टडीज में पढ़ा, तो मुझे भी ये मिला कि हाँ, मेथी का पानी बहुत अच्छा होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो लोग डायबिटिक हैं, जिनको नई डायबिटीज हुई है, उनको ये चीज ध्यान रखना है कि आपको ये सारे वैक्सीनेशन करा के रखने हैं अपनी बॉडी में, क्योंकि डायबिटिक कोई एक पैंडेमिक की तरह है जिसके साथ आपको जिंदगी भर चलना है। और हमारे एक सीनियर कहते थे कि अगर आपने डायबिटीज से दोस्ती कर ली तो आपको कोई दिक्कत नहीं है।
तो आप ये वैक्सीनेशन कराएं। सबसे पहले नीमोकोकल का वैक्सीन होता है, किसी का सिंगल डोज लगता है, किसी का डबल डोज लगता है, डिपेंड करता है कि कौन सी वैक्सीन लगवाई है आपने। फिर इन्फ्लुएंजा वैक्सीन होती है एक, जिसको आपको हर साल एक सिंगल डोज लगवाना होता है। हेपेटाइटिस बी, टिटनेस, डिप्थीरिया, इनके ड्यूरेशन है सब कुछ। जब मैं इम्यूनाइजेशन का पार्ट कवर करूंगी तो मैं उसमें ये भी कर दूंगी। फिर हर्पिस जोस्टर, और सबसे इंपॉर्टेंट कोविड-19। अगर आपको डायबिटीज है, आपने इधर उधर से सुन लिया कि उसकी तो डेथ हो गई, उसको तो क्लॉट्स हो गया, लेकिन रीजन किसी को नहीं पता है। आपको अपने डॉक्टर से पूछ के, क्योंकि अगर आप डायबिटिक हैं, आप वैक्सीन कराएंगे तो आपका डॉक्टर पहले कुछ जांच कराएगा कि आपका सीआरपी नॉर्मल हुआ कि नहीं, डी डाइमर नॉर्मल हुआ कि नहीं। अगर ये सब नॉर्मल नहीं है तो डॉक्टर उस हिसाब से आपकी दवाई चलाएंगे और उस हिसाब से आपका वैक्सीनेशन की सलाह देंगे। तो बिना, जिनको भी कोमॉर्बिडिटीज है, चाहे वो डायबिटीज हो, कोई एलर्जिक रिएक्शन भी हो, बॉडी में किसी भी चीज से एलर्जी होती है, आप अपने मन से वैक्सीन ना लगवाएं। आप डॉक्टर से पूछें, वो आपकी दवाई चालू करवाएंगे, उस हिसाब से आपका वैक्सीनेशन होगा। थैंक यू। अगर किसी को कुछ पूछना है या कुछ बोलना है तो वो बोल सकते हैं। ये सेशन एक ऐसी इंटरैक्टिव सेशन है कि डायबिटीज का डर लोगों में बहुत ज्यादा था, बस ये हटाना इसका मकसद है। ओके, शायद अब आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। नहीं, किसी के कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। नमस्कार मैडम, मैं डॉक्टर हरीश व्यास फ्रॉम उज्जैन। जी जी, बोलिए। नमस्कार। और मैं डायबिटिक पेशेंट भी हूँ और बीपी भी मेरा थोड़ा सा हाई रहता है। आजकल तो खैर ठीक है, मैं जी टेबलेट लेता हूँ इसलिए। जी जी। और मैंने वैक्सीन का थोड़ा सा पहले था, क्योंकि ब्लड थिनर रिक्वेस्ट भी मैं लेता हूँ। तो क्या अगर ब्लड थिनर वगैरह ले रहे हैं और इंसुलिन डिपेंडेंट टाइप 1 डायबिटीज है, तो इसमें वैक्सीन के कोई ज्यादा साइड इफेक्ट्स तो नहीं होंगे? नहीं नहीं सर, मैं आपको ये बता दूं कि ये तो बहुत अच्छा है कि आप ब्लड थिनर के साथ लिया है आपने, क्योंकि क्लॉट के चांसेस डायबिटिक पेशेंट्स में थोड़े से बढ़ जाते हैं इसके साथ, क्योंकि बहुत कम परसेंटेज है, 1 to 2% है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप ब्लड थिनर के साथ ले रहे हो। और इंसुलिन तो, अगर 3 दवाइयां बॉडी में काम करना बंद कर देती है तो हम इंसुलिन स्टार्ट कर देते हैं, तो वो आप कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, जी आप घबराने जी की मैम। बिल्कुल जरूरत नहीं है। जी सर। हाँ नहीं, वो वही थोड़ा सा, क्योंकि शुरू शुरू में क्या था, जब जी। हमने कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों के प्रिकॉशंस देखे थे, तो उसमें यही लिखा था कि इफ यू आर टेकिंग द ब्लड थिनर यस देन यू सर। शुड अवॉइड एट प्रेजेंट टाइम द वैक्सीनेशन, बट लेटर माय डॉक्टर अलाउड मी फॉर दैट। वो डॉक्टर्स की सलाह से आपने किया, दवाइयां स्टार्ट करके करी। सर मैं अप्रिशिएट करूंगी कि आपने वैक्सीन लिया, बहुत लोग नहीं ले रहे हैं। जी जी। नहीं मैम, वो तो लेना ही था, क्योंकि हम लोग, मैं प्रोफेसर हूँ बॉटनी का यहाँ पे, जी। और माननीय हमारे कुलपति जी महोदय, उनके ही शिष्य हैं हम लोग। और जी सर। जी सर। पांडे सर के जी उनकी प्रेरणा से मैं, उन्होंने ही मुझे लिंक भेजी थी और मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ आपसे। जी तो जी। इसीलिए मुझे यही लग रहा था कि मैं आज डायबिटिक का आपका स्पेशल लेक्चर था, इसलिए मैंने स्पेशली मैंने कहा कि मैं इसको सुनता हूँ, क्योंकि ये बहुत उपयोगी लेक्चर है। और आप जब मैम, मैं सबसे पहले डायबिटीज तो आपको, का, जी, जब मैं बना रही थी तो मुझे यही लगा कि इसमें तो बहुत कुछ है बताने के लिए, तो इसलिए मैंने छोटे छोटे वीडियोस बनाए। बट कुछ बस ये जी कोविड मैम। से रिलेटेड मैंने सोचा कि लाइव सेशन में बताना बहुत जरूरी है। जी नहीं मैम, बहुत जरूरी इसलिए कि जब अगर मेरे जैसे व्यक्ति जो हाईली क्वालिफाइड है, और हम लोग तो इम्यून सिस्टम वगैरह बहुत ज्यादा पढ़ते ही रहते हैं, और हम भी अगर कंफ्यूज हैं, तो एक सामान्य जनता तो वाकई बहुत कंफ्यूज होगी इस मामले में। जी सर। जी तो सर। आपने बहुत अच्छा अभिनव प्रयास किया है, और इसलिए आप वाकई बधाई की बहुत बहुत पात्र हैं। एंड थैंक यू। दैट्स ग्रेट। हाँ, थैंक यू आर डूइंग द ग्रेट जॉब। और मैम, अगर डायबिटीज जैसे मुझे है,
और मैं इंसुलिन लेता हूँ, तो मुझे क्या प्रिकॉशंस रखना चाहिए ताकि मेरा बीपी और शुगर मेंटेन रहे? क्योंकि कभी-कभी फ्लक्चुएट कर जाती है ये चीजें, बीपी मेरा फ्लक्चुएट कर जाता है। जी जी। एक तो आपको, अगर मैं बहुत शॉर्ट है, मैंने इसके वीडियोस बनाए, आप मुझसे अलग से, मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है या पर्सनली मेरे जी, नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे, उसमें मैं आपको और जी अच्छे मैम। से बता पाऊंगी। और बाकी मैंने छोटे छोटे वीडियोस बनाए हैं, उसमें मैंने बताया है कि आपको क्या डाइट लेना चाहिए, एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट्स बताई हैं, एंटी डायबिटिक डाइट्स बताई हैं, बहुत अच्छे से जी, अलग जी। वीडियोस हैं, तो वो आप देखें। और बाकी मैं आपको बस ये बोलूंगी कि आप अपना कोलेस्ट्रॉल, अपना बीपी आप कंट्रोल करके रखेंगे तो आपका डायबिटीज आपको कभी परेशान नहीं करेगा। हाँ, नहीं मैम, डायबिटीज मुझे कुछ करना ही है आपको। मुझे जो मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ, मेरे को 3 महीने पहले एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। जी सर। मेरा विटामिन B12 और विटामिन डी बहुत कम चला गया था, जिससे हीमोग्लोबिन लेवल और आरबीसी की काउंट कम हो गई। जी जी और उसके बाद फिर विटामिन B12 के इंजेक्शंस लगे मुझे। जी विटामिन डी के वो जो पाउच आते हैं 60,000 यूनिट्स के, वो लिए मैंने। जी तब थोड़ा सा मैं रिकवर हुआ, वो प्रॉब्लम बढ़ गई थी थोड़ी। जी। आपने ये तो देखा इस होगा वजह कि से मैंने अपने इस वीडियो में भी बताया कि जैसे जिनको डायबिटीज मेलाइटिस का चाहे टाइप 1 या 2 है, तो आपको अपना क्रोमियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी, इनके लेवल्स एकदम बॉडी में अच्छे रखने हैं। अच्छा, जी, जी, जी। जी, क्योंकि ये इनकी टेस्टिंग हो डायबिटीज जाती परेशान है? करेगा फिर। जी। थैंक यू वेरी मच मैम। मैं थैंक पर्सनली आपसे आपके नंबर पे कांटेक्ट करूंगा जी कभी जी। जरूरत हुई। आप मुझसे कांटेक्ट करिए। जी सर। ओके, थैंक जी, यू। जी। ओके, थैंक्स अ थैंक यू। थैंक यू सो मच। Thank you, Anjali. Dr. Anjali, thank you very much. Thank you so much, sir. This is specially for you. Hello. Hello. हेलो जी सर, बोलिए। Hello. हेलो सर, आपको आवाज आ रही है? हेलो। ओके, सो वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। थैंक यू सो मच एवरीवन। बाकी इसके जो वीडियोस हैं वो मैं ग्रुप में शेयर करूंगी, आप उनको जरूर देखें। आपको बेसिक चीजें, प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिंपल फंडा है, डायबिटीज से दोस्ती करेंगे तो आपकी एक तो लाइफ भी बढ़ेगी और एकदम लाइफ भी नॉर्मल रहेगी। थैंक यू।